तो लास्ट सेशन में हम लोग की बात चल रही थी मेथड्स की, है ना? मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ोगे अब जावा में आगे, ठीक है? आपका मेथड पीछा नहीं छोड़ने वाला। जावा के अंदर जितनी भी इनबिल्ड क्लासेस हैं, ठीक है? जितनी भी इनबिल्ड क्लासेस जावा के अंदर बनाई गई हैं, उन सारी इनबिल्ड क्लासेस में, ठीक है, बहुत सारे आपको मेथड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेथड से अब आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसीलिए मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो मेथड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या देखा था। मेथड बेसिकली क्या होता है, एक एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बनाते हैं कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है? और इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक काम हमने एक मेथड में किया हुआ है तो उस स्पेसिफिक काम को बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग ट्वाइस और थ्राइस, है ना? दोबारा तिबारा लिखने के बजाय हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोड रीयूजेबिलिटी हमें मिलती है। मेथड हमारे टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड भी करता है, उससे हमें मॉड्युलैरिटी अचीव मतलब उससे में हमारे कोड में मॉड्युलैरिटी अचीव होती है, ठीक है? लाइन ऑफ कोड कम होता है, कोड आपस में डिपेंडेंट कम होता है, ठीक है? डिबग करना आसान होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। ये सब हमने कल बताया था अच्छे से एक्सप्लेन करके। देन टाइप्स ऑफ मेथड की बात कर रहे थे, प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड। जो पहले से बना बनाया मेथड मिल जाए दैट इज प्री डिफाइंड, एंड जो हम क्रिएट करें, जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है, दैट इज योर यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है? बात आती है कि हम मेथड को क्रिएट कैसे करें, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, ठीक है? तो मेथड को क्रिएट करने का जो एक डिसेंट तरीका है, हमने आपको बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप एंड ऑल, नेम वगैरह देंगे, बॉडी देंगे। फिर एक मेथड बनाया भी था हमने और उसका कंट्रोल फ्लो आपको बताया था। इतनी बात हो गई थी। मतलब अभी तक के सेशन को अगर आप अच्छे से ध्यान से रख के अगर समझते हो, ठीक है, तो आप एक मेथड बना सकते हो, ठीक है? मेथड का कुछ नियम भी है ना? वो नियम हमने आपको बताया था, ठीक है, कि मेथड हमेशा क्लास के अंदर बनेगा। तो मेथड को हमने क्लास के अंदर ये बनाया हुआ है, टेस्ट वन मेथड। एंड मेथड तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको कॉल न किया जाए। मेथड तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको कॉल न किया जाए। मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि मेथड इंडिपेंडेंट नहीं है, मेथड हमेशा क्लास के अंदर होता है। तो पहले क्लास में घुसना पड़ेगा, उसके लिए हमने आपको ये सिंटेक्स बनाया था जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोलते हैं, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही बोलते हैं, बट ये हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये ऊप्स का पार्ट है, तो जस्ट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स आप इसको यूज़ करेंगे। आप अपने क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार करेंगे जो कि आपके क्लास को रेफर करेगा, एंड ऑन पी यू विल रीच हियर ऑन योर क्लास, डॉट से आप क्लास के अंदर जाएंगे एंड एनी मेथड यू कैन कॉल। ये सिंपल तरीका हमने देखा था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो सिंपल तरीके से आपने मेथड बनाना सिखा दिया हमें, क्या और भी तरीके हैं मेथड बनाने के? तो यस, आज का यही टॉपिक रहेगा, वेज टू क्रिएट अ मेथड। एक मेथड को कितने तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है? पहला, हम एक ऐसा मेथड बना सकते हैं जो कोई भी पैरामीटर न ले, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, पैरामीटर, एंड जिसके पास कोई रिटर्न भी ना हो, नो रिटर्न। पहला ये, नो पैरामीटर नो रिटर्न। सेकंड वन इज, उसके पास पैरामीटर तो होगा बट बट नो रिटर्न, या मैं बट नहीं लिखता हूँ, कॉमा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? नो पैरामीटर एंड कॉमा नो रिटर्न, पैरामीटर कॉमा नो रिटर्न, ठीक है? तीसरा, पैरामीटर तो नहीं है, पैरामीटर तो नहीं है, नो पैरामीटर, बट रिटर्न है ना? बट क्या है? रिटर्न है। एंड फोर्थ ये हो जाएगा कि पैरामीटर तो है भाई साहब एंड रिटर्न भी है। लो भाई,
तो 4 तरीके हो गए, नो पैरामीटर नो रिटर्न, पैरामीटर नो रिटर्न, नो पैरामीटर रिटर्न एंड पैरामीटर रिटर्न। तो इन चार तरीकों से हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको बहुत ध्यान से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक मेथड बनाते हो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेथड इन चारों में से किस तरीके का बनाए कि मेरा टास्क अच्छे से परफॉर्म हो पाए। ठीक है तो नो पैरामीटर नो रिटर्न का मतलब ये हो गया, जैसे कि ये मेथड हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे आप ये बॉक्स देखेंगे, ठीक है, ये बॉक्स, ये जो ब्रैकेट है, इसको बेसिकली शायद राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने इंट ए ऐसा कुछ बनाया है। यू कैन क्रिएट लाइक दिस, बट अभी तो हमने नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा मेथड हो गया जिसको हम जिस मेथड में हम कोई वैल्यू नहीं पास कर सकते। ठीक है, तो ऐसे मेथड का एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो पैरामीटराइज्ड मेथड है ना, ज़ीरो पैरामीटराइज्ड मेथड। ठीक है, या फिर नो आर्ग मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, नो आर्गुमेंट मेथड। इनफैक्ट मैं लिखूं यहाँ पे नो आर्गुमेंट मेथड। पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात हम अभी करेंगे आगे। ठीक है, पैरामीटर और आर्गुमेंट की मतलब देखो, चलो समझा देते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट। मान लो कि इसके अंदर हमने इंट ए बना दिया, सपोज मैंने क्या किया, इंट ए बना दिया, तो अब क्या इस मेथड के पास पैरामीटर है कि नहीं है, बताइए आप लोग। यस सर है। तो इस मेथड के पास पैरामीटर है, तो जब भी किसी मेथड के पास, ठीक है, जब भी किसी मेथड के हम इस ब्रैकेट में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। अब जब पैरामीटर है तो अब आप जब इसको कॉल करोगे तो ये शर्त है कि आप इसके पैरामीटर में कोई वैल्यू पास करेंगे। तो मान लीजिए हमने 10 किया, ठीक है भाई, जब हम test1 को कॉल करेंगे तो test1 एक्सपेक्ट कर रहा है एक इंट टाइप की वैल्यू, तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, 10 20 30 0 आई एनीथिंग यू हैव टू सेंड। तो इसको बोलेंगे आर्गुमेंट। जो चीज़ भेजी जाती है वो कहलाती है आर्गुमेंट, और जिस चीज़ में भेजी जाती है वो कहलाती है पैरामीटर। तो अगर हम पैरामीटर नहीं बनाते हैं तो पैरामीटर नहीं है, हम बोल सकते हैं दिस इज ज़ीरो पैरामीटराइज्ड मेथड। और जब पैरामीटर नहीं होगा तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं आ सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा जा सकता, तो हम इसको बोलेंगे नो आर्गुमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, बोलेगा अरे भाई साहब तुम 10 क्यों भेज रहे हो यार। देखिए क्या बोल रहा है, रिमूव आर्गुमेंट टू मैच test1। ये आर्गुमेंट रिमूव कीजिए, पता ये चला 10 क्या है, 10 आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अगर एक मेथड में पैरामीटर नहीं होगा तो उसमें आर्गुमेंट नहीं भेजा जा सकता। दैट इज वाई इस मेथड को हम बोल सकते हैं ज़ीरो पैरामीटराइज्ड मेथड, या कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं आ सकता तो नो आर्गुमेंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। अच्छा, इसमें हमने नो पैरामीटर लिख दिया, नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है। क्या इस मेथड से हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं? वॉइड ये दर्शाता है, वॉइड ये बताता है कि नहीं भाई साहब, इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं किया जा रहा है। बट वी कैन डू लाइक दिस, रिटर्न 1000, ऐसा हम कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे रिटर्न 1000 तो ये क्या होगा अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी तो इस मेथड से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मेरे मेथड में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट, इसकी बात करेंगे हम, बट ऐसा कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो हमने लगाया ही नहीं था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेथड जो है नो पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप का है। ठीक है, यूज केस क्या होगा, कब ऐसे मेथड हम बनाएंगे कब इस तरह के मेथड बनाया जाएगा? इस तरह के मेथड आप तब बनाएंगे जब आप एक सेल्फ कंटेन्ड लॉजिक लिखेंगे। सेल्फ कंटेन्ड लॉजिक का मतलब ये होता है कि इस मेथड में ऐसा लॉजिक लिखा जाएगा
जिसका लेना देना बाहर की कोई वैल्यू से नहीं है, और ये अपने लॉजिक को लिख करके बाहर नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है, देखो बहुत ध्यान समझना, मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, मुझे यूजर से दी हुई वैल्यू का टेबल नहीं प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ 5 का टेबल प्रिंट करना है। हम कर लेंगे भाई, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to 10 and I plus plus I of plus plus, एंड मैं यहाँ पे कर लूँगा sys out 5 इंटू आई, 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँगा, सीधा आउटपुट, अरे यार 5 इंटू आई की जगह मैं 1 लिख दिया 5 1 जा 5 5 ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं ठीक है, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि 5 का टेबल प्रिंट करने के लिए क्या इसको किसी बाहर से वैल्यू की नीड थी, यस और नो? No, sir. नहीं थी। और 5 का टेबल प्रिंट करने के बाद क्या 5 का टेबल मुझे वापस भेजने की नीड थी इधर कि भाई तुम भी 5 का टेबल ले लो? ऐसे भी नीड नहीं थी, मुझे सिर्फ प्रिंट करने का था। No, हाँ, तो प्रिंट मार दिया हमने। इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड लॉजिक, मतलब मेथड के अंदर जो भी काम हमने किया है, इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ मेथड के अंदर ही होगा, बाहर से न वैल्यू हमें लेना है न बाहर हमें कुछ देना है, बस हम अपना लॉजिक लिखेंगे और यहीं पे सिस आउट मार देंगे, काम खत्म। मतलब ये एक ऐसा मेथड हो गया जिसको आपने कॉल किया, उसने अपना काम कर दिया, फिर कंट्रोल वापस आ गया। मतलब न इसने आपसे कुछ लिया न इसने आपको कुछ दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड नो पैरामीटर नो रिटर्न। इस तरह के मेथड आप बनाएंगे कब, जब आपको सेल्फ कंटेन्ड लॉजिक बनाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम एक ऐसा मेथड बनाने वाले हैं विच कैन टेक सम आर्गुमेंट, है ना। मतलब हम यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे, पैरामीटर, बट रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, सो नो रिटर्न में लिख देता हूँ। पैरामीटर बनाने के लिए पहले तो आप ये करें, इसका नाम test2 दे दें, ठीक है। मेथड का नाम मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, हालांकि जावा में एक तरीका है जिससे सेम मेथड का नाम लिखा जा सकता है, जो हम आपको ऊप्स में पढ़ाएंगे, अभी उसकी कोई नीड नहीं है ना। तो अभी अब मेथड के नाम आप भी अलग अलग रखिएगा, test1 test2। अभी टेस्ट कर रहे हैं, चूँकि हम जब प्रोजेक्ट में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मीनिंगफुल नेम रखा जाएगा, है ना। चलो, तो अब पैरामीटर बना लेते हैं। हमने बना लिया इंट ए। कितने पैरामीटर बना सकते हैं? जितने चाहो उतने बना सकते हो। जो अगर ज़्यादा बनाना है, कॉमा दे के आप ज़्यादा बना सकते हो, फ्लोट बी कॉमा कैर सी, आप अपने मर्जी से कितने भी पैरामीटर बना सकते हो, ठीक है। प्रिमिटिव का क्या बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, नॉन प्रिमिटिव भी बनाया जा सकता है, बट नॉन प्रिमिटिव चूंकि आपने नहीं पढ़ा है तो हम नहीं बना रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप दिया जा सकता है, इंट बना सकते हो, फ्लोट, कैर, बुलियन, नॉन प्रिमिटिव तो आपने पढ़ा नहीं, वो भी बना सकते हैं। तो हम एक ही बना लेते हैं या दो बना लेते हैं या एक बना लेते हैं, इंट के बना लिया हमने। चलो, अभी इंट के का मतलब ये हुआ कि ये एक पैरामीटराइज्ड मेथड हो गया, तो इसको हम लोग पैरामीटराइज्ड मेथड भी बोलते हैं। जहाँ जहाँ पैरामीटर होगा ना, उसको पैरामीटराइज्ड मेथड बोला जाएगा। पैरामीटराइज्ड का स्पेलिंग क्या होगा, TE होगा ना, पैरामीटराइज्ड मेथड ठीक है। पैरामीटराइज्ड मेथड में आर्गुमेंट आ सकता है, तो इसको इसमें ऐसा आर्गुमेंट मेथड बोलने की नीड नहीं है, सिर्फ पैरामीटराइज्ड मेथड आप बोलें इसको। अब पैरामीटराइज्ड मेथड का मतलब ये हुआ कि आपने पैरामीटर बनाया है। पैरामीटर बनाने का मतलब हुआ है कि जब मेथड ये कॉल किया जाएगा, पी से हम गए प्रैक्टिस मेथड क्लास में, डॉट से गए उसके अंदर एंड लगाया हमने test2, एंड test2 के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया 10, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लें। हाँ बोलिए। सर वो अतुल को ज्वाइन कर लीजिए सर, वो मैसेज डाल रहा है। अब देखो यही है ना, बीच में हमने पहले बोला था कि क्लास में टाइम से आइए, अब देखो यही होता है
हेलो। अतुल जी टाइम पे आइएगा, 7:10 के बाद अलाउ नहीं है क्लास में। सर 7:01 से अलाउड थे हम, मगर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था उतने टाइम। नहीं, हमने तो सबको एक्सेप्ट किया, हमने क्या नाम है, 7। सर 7:02 से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ, तब प्रशांत से बोला मैंने। हाँ, तो आप क्या करें ना, आप बंद करके दोबारा ऑन किया करें, क्योंकि हमने यहाँ पे एडमिट ऑल किया था यस तो सर, सब लोग ज्वाइन हो गए थे, आपका नहीं आया यस था। सर। तो टेस्ट 2 की हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर बनाया। जब भी आप पैरामीटर क्रिएट करोगे, होगा क्या, अब आप जब मेथड को कॉल करोगे तो आपको वैल्यू भेजना ही पड़ेगा, 100% शर्त है। अब ये नहीं भेजोगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट 2 को कॉल किया एंड टेस्ट 2 के पास एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर होने का मतलब ये हो गया कि जब ये कॉल होगा तो ये मेथड हमेशा कॉल होते समय एक वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा। वो कुछ भी हो सकती है, इन आवर केस इंट है, आप एक वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो हम यहाँ पे भेज देते हैं 10। ये हमने 10 भेज दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 10 भेजा, इस के में 10 भेजा, ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया। अगर मान लो हमने ऐसा किया इंट के और हमने किया मान लो फ्लोट बी, तो अब एरर आ रहा है। अब इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाएगा? एक पैरामीटर और चाहिए सर, हाँ, क्या क्या भेजा जाए? फ्लोट वैल्यू, कोई सी फ्लोट वैल्यू। बताइए फ्लोट वैल्यू, कुछ कमेंट में यहाँ लिखता हूँ, आप बताइए क्या क्या लिखें। कॉमन के 8.5 10.5 या कुछ भी दे एफ, सकते हो। 9.5, 10 10 पॉइंट, 9.5 एफ। हाँ यही मेरे को चाहिए था, 9.5 एफ। ये अक्सर गलती करते हो आप लोग। अब यहाँ तो इक्लिप्स है, बता देगा वो फट से, लेकिन जब आप एमसीक्यू राउंड का एग्जाम पेपर दोगे, एमसीक्यू राउंड में लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, धीरे छोटा सा ऐसा लिखा रहेगा, एंड यहाँ लिख देगा ना 9.5 मान लो, ठीक है। अब आपको मान लो, अब उसने मान लो ऐसा करेगा, वो यहाँ पे आएगा और ऐसा कर देगा सिस आउट के प्लस बी। अब आप सोचोगे के का वैल्यू 10 और ये 9.5, 19.5, 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन भी बहुत शाने तरीके से देगा, पहले देगा 10, फिर देगा 9.5, ठीक है, फिर देगा 19.5। अब पांचवा ऑप्शन एकदम अनएक्सपेक्टेड, कंपाइल टाइम एरर। अब क्या लगाया जाएगा इसमें? ज़्यादातर लड़के क्या लगाएंगे? ज्यादातर तो 19.5 ही लगा देंगे अगर हाँ, आप ध्यान नहीं देंगे तो। वहीं लोटिया लुट जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि भाई आप डेटा टाइप का जो लिटरल, जो लास्ट में जो हमने बताया था वो कैरेक्टर की जो लगाना कंपलसरी है, वो आप अगर अगर 9.5 सिर्फ भेज रहे हैं, इसका मतलब कौन सी वैल्यू भेजी जा रही है? डबल। डबल। तो ये ध्यान रखिए, ये डबल है तो इसके आप एफ लगा देंगे तो एरर चला जाएगा। बहरहाल ये तो तरीके हो गए। अब सवाल ये है कि ठीक है, पैरामीटराइज मेथड ऐसे बनाया जाता है, और जब भी पैरामीटराइज मेथड हम बनाते हैं तो अ, उतनी वैल्यू हमें भेजनी पड़ती है। चलो खैर, ये हो गया, तो मैं हटा ले रहा हूँ, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करा दिया। अब ये ऐसे मेथड कब बनाए जाएंगे, ऐसे मेथड कब बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे मेथड तब बनाए जाएंगे जब आपका लॉजिक इज बेस्ड ऑन द वैल्यू विच इज coming which is coming from outside। जब आपका लॉजिक कुछ ऐसा हो, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है उस वैल्यू पे जो बाहर से आ रही है ना। व्हेन लिख देता हूं मैं, व्हेन द लॉजिक इज बेस्ड ऑन द वैल्यू विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, या मल्टीपल है तो कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताइए भाई साहब, ऐसा कैसे? कोई एग्जाम्पल हमें चाहिए। मान लीजिए मुझे एक ऐसा मेथड बनाना है। देखो ऊपर मैंने एक ऐसा मेथड बनाया था, मैंने एक ऐसा मेथड बनाया था जिसको मैं कॉल करूंगा तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको मैं कॉल करके जो वैल्यू भेजूं उसका टेबल प्रिंट हो जाए।
10 भेजूं तो 10 का प्रिंट हो जाए, 20 भेजूं तो 20 का प्रिंट हो जाए, 3 भेजूं तो 3 का प्रिंट हो जाए। तो आप 5 की जगह के लिख देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमने 10 भेजा ना, तो देखो 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, सी, है ना। 10 का टेबल प्रिंट हो गया। 10 का साथ 5 का क्यों प्रिंट हो रहा है? ओके, टेस्ट 1 भी कॉल किया है। टेस्ट 1 को मैं कमेंट कर ले रहा हूँ, अदरवाइज उसका भी आउटपुट आएगा ना। ये देखिए 10 का टेबल प्रिंट हो रहा है। अब वहीं अगर मैंने 3 भेज दिया तो 3 का टेबल प्रिंट होगा। समझ गए ना ऐसा मेथड कब यूज़ करेंगे? यस सर। तो ये आपको ध्यान देना है कि हर जो मेथड बनाए गए हैं उनका एक पर्टिकुलर यूज़ केस है, उस यूज़ केस को समझ के ही ऐसे मेथड आप क्रिएट करेंगे। चलो और नेक्स्ट यूज़ केस पे, सॉरी नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा पैरामीटर, अब रिटर्न वाले पे आ जाते हैं ना। चलो अब हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेगा, नो पैरामीटर, बट उसमें हम रिटर्न यूज़ करें। मैं कॉमा दे देता हूँ वरना ऐसा लगेगा नो पैरामीटर नो रिटर्न, ऐसा हो जाएगा। पैरामीटर नो रिटर्न, नो पैरामीटर नो रिटर्न, कॉमा दे दिया हमने। तो अब एक ऐसा मेथड बनाना है जो पैरामीटर भी ले, सॉरी पैरामीटर तो ना ले बट कुछ रिटर्न करे हमें। एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक वॉइड test3, पैरामीटर नहीं लिया हमने, ठीक है, बट हमें कुछ रिटर्न करना है, कुछ भी, यू कैन रिटर्न एनीथिंग। तो पहले सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि रिटर्न किया कैसे जाता है। रिटर्न करने के लिए आप यूज़ करते हैं रिटर्न कीवर्ड को, ठीक है, और रिटर्न कीवर्ड के आगे आप कुछ भी दे सकते हैं। यू कैन गिव कांस्टेंट ऑल्सो, यू कैन गिव अ वेरिएबल ऑल्सो, यू कैन गिव अ एक्सप्रेशन ऑल्सो। क्या मतलब हुआ? जैसे हमने किया रिटर्न 10, ठीक है, मतलब कि मैं test3 को कॉल करूंगा तो मुझे 10 वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। ये बताइए ये आउटपुट हो रहा है कि रिटर्न हो रहा है? आउटपुट और रिटर्न में क्या फर्क है? पर रिटर्न करते हैं तो उस फंक्शन के पास वापस चला जाता है पी टेस्ट के बाद, जहाँ उसको यूज होना हो। जहां और कॉल आउटपुट किए का हैं। मतलब है हमारे सही बोल रहे हैं, जहां कॉल किए हैं अगर वहां वो वैल्यू जा रही है, इट मीन से रिटर्न हो रहा। आउटपुट तो मतलब यहीं से सीधा कंसोल में आ जाएगा प्रिंट होके। तो रिटर्न 10 किया हमने। अब आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई साहब, मैंने एक test3 मेथड बनाया है जो 10 रिटर्न करता है, बट यहाँ तो आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ रिटर्न नहीं करते, झूठ हो गया। तो 10 रिटर्न कर रहे हो तो हमेशा जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करते हो वो टाइप देना कंपलसरी होता है। हम अभी एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, वी कैन गिव इंट हेयर। अच्छा यहाँ पे हम बाइट भी दे सकते हैं, क्यों बाइट नहीं दे सकते हैं? जो 10 है क्या वो बाइट है कि नहीं है? यस सर। बाइट भी है, शॉर्ट भी है, इंट भी है। यहाँ पे हमने लॉन्ग दे दिया। अब लॉन्ग अगर मान लो आप देते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू एज अ लॉन्ग रिटर्न होगी। बट सही तरीका ये है कि आप समझें इस चीज़ को कि क्या इससे बड़ी वैल्यू भी रिटर्न हो सकती है। अगर आपको लगता है नहीं 10 ही हमेशा रिटर्न होगी, 10 से बड़ी रिटर्न वैल्यू होने की चांस ही नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करें यहाँ पे? बाइट। बाइट कर दो। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ऑन सम लॉजिक वी हैव टू रिटर्न 10, ऑन सम लॉजिक वी कैन ऑल्सो रिटर्न 1000। तो जो मैक्सिमम लिमिट है रिटर्न करने की उस टाइप का आप यहाँ पे दे दें। हम इंट दे देते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। चलो ये हो गया। अब ये जो 10 है, अब 10 कहाँ आएगा? जब मैं दोनों मेथड को कमेंट कर ले रहा हूँ, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ दोनों मेथड को ना, ताकि उनका आउटपुट हमें ना दिखे। हमने बोला पी से गए हम अपने प्रैक्टिस मेथड क्लास में, डॉट से गए अंदर एंड हमने test3 को कॉल किया। अब यहाँ पे बहुत कमाल होने वाला है। यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे ही कंट्रोल गया test3 के अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट करता क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट तुरंत कंट्रोल को वापस वहीं लेकर के जाता है जहां से कॉल हुआ था। मैं इसको पेंट में बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए ये आ जाइए इधर, पेंट ही नहीं ओपन की क्या आज हम? और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, रेड वाला,
ठीक है, देखो कंट्रोल ऊपर से आएगा, आप भी जानते हैं जेवीएम कॉल्स फॉर मेन और ये सब होते हुए कंट्रोल आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से पी से गए हम सीधा, सॉरी पी से हम कहाँ गए, सीधा क्लास पे, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट पी डॉट टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो क्लास के अंदर गया होगा, ये टेस्ट पे गया, ठीक है। और टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट चला होगा। ध्यान रहे रिटर्न जैसे ही पकड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट से तुरंत कंट्रोल वहीं जाएगा जहाँ से आया था। अब फर्क क्या होगा, जब हम कंट्रोल भेज रहे थे टेस्ट 3 पे, तो क्या हम कोई वैल्यू भेज रहे थे 10, 15, 50 कुछ भी नहीं सर। नहीं भेज रहे थे। तो अगर यहाँ पे अगर मान लो आर्गुमेंट होता, यहाँ पे पैरामीटर होता, तो मतलब कि हम वैल्यू भेज रहे होते थे, जैसा कि इससे पहले वाले केस में हुआ था, के वाले केस में, ये वाले में, टेस्ट 2 में। बट अभी हम कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जब हम रिटर्न स्टेटमेंट चला और जब कंट्रोल वापस आया जहाँ से कॉल हुआ था, अब एक 10 वैल्यू आ रही है वापस। अब 10 वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। कोई आपको कुछ देगा तो आपके पास कटोरा होना चाहिए ना, हाथ तो होना चाहिए ना भाई उस चीज़ को लेने के लिए। कटोरा छोड़ो, हाथ तो होना चाहिए। तो जब ये वैल्यू देगा ना, तो आई नीड टू होल्ड दैट वैल्यू विच इज़ कमिंग फ्रॉम दैट मेथड विच वी हैव कॉल्ड। सो अब ये वैल्यू आएगी वापस और यहाँ पे आकर के लॉस्ट नहीं होनी चाहिए भाई साहब, मुझे होल्ड करनी पड़ेगी। सो हम ऐसा कर सकते हैं, इंट res इज इक्वल टू कुछ कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, एक वैलिड आइडेंटिफायर विथ कन्वेंशन के साथ आप कोई वेरिएबल का नाम ले लें अच्छा सा। अब इसी res में वैल्यू आ जाएगी तो होगा कैसा, p हमेशा ध्यान रहे जब भी आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो कंट्रोल कैसे काम करता है, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाली चीज़ें रन होती है। मैंने आपको बताया है, कहाँ बताया था, i++ के सीन में हमने बताया था। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमने ये चीज़ आपको कब बताया था कि अगर i इज इक्वल टू i+1 है और i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1+2। एक एक्सप्रेशन है i इज इक्वल टू i+1, ठीक है, और i की वैल्यू 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे रिजॉल्व करोगे, i की जगह 1 पुट कर दोगे, ऐसा 1 इज इक्वल टू 1+1। I is equal to 2 नो होगा सर। टू। हाँ, i इज इक्वल टू 1+1 ये करेंगे हम, क्योंकि हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाली चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। फिर i में 2 हो जाएगा, तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले i को हम नहीं रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे समझे आप कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे पहले राइट हैंड साइड वाली चीज़ें चलेंगी, ठीक है। p से क्लास में गया, डॉट से टेस्ट में आया, टेस्ट 3 चला और रिटर्न 10 आया। अब जो 10 आएगा, अब ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व होकर के किस में तब्दील हो गया, 10 में, और वो 10 res में होल्ड हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन प्रिंट रिजल्ट सिस आउट। मेरा रिजल्ट कितना आया, res मैं ऐसे कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस res सी, रिजल्ट इक्वल टू 10 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे ये 10 रिटर्न करने का क्या फ़ायदा है, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। वो तो मैं आपको पहले सिंटेक्स से मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि सिंटेक्स पहले समझ लो, कैसे वैल्यू वापस आती है, कैसे होल्ड होती है, पहले ये जान लो, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ मैंने बताया भी आपको, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि जब भी आप रिटर्न यूज़ करते हैं तो आप सीधा कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें किया जा सकता है, आप कांस्टेंट ना रिटर्न करके एक वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 10 यू कैन रिटर्न a, बात वही होगी, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं एंड वेरिएबल की वैल्यू कैन वेरी। आप यूज़र इनपुट ले लेंगे तो 10 की जगह 20 भी ले सकते हैं, 20 की जगह 1000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आप एक कोई वैल्यू रिटर्न कोई वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप रन करेंगे तो भी रिजल्ट 10 ही आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है ना। इन दोनों के अलावा और भी कुछ किया जा सकता है, हम एक एक्सप्रेशन को भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20 एंड आई कैन रिटर्न ए प्लस बी, है ना। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा के ऊपर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि सिंपल एडिशन का है, और एडिशन का जो सम होगा वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब हमें 30 मिलेगा। रिटर्न रिजल्ट 30। मतलब कि यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, कब, जब हमें कोई वैल्यू नहीं भेजनी है बट मेथड के अंदर एक ऐसा लॉजिक है जो प्रोसेस होके हमें एक रिजल्ट रिटर्न करे, ठीक है। व्हेन वी नीड नॉट टू सेंड एनी वैल्यू बट वी एक्सपेक्ट सम रिजल्ट, सम रिटर्न। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दें हम, आपका स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड, क्योंकि इनबिल्ट एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया है। अपना एग्जांपल यूजर डिफाइन एग्जांपल यहाँ है, इनबिल्ट एग्जांपल यहाँ है। अब बताइए, जब भी हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट करते हैं तो जाहिर सी बात है स्कैनर का नेक्स्ट इंट मेथड चलता है। क्या इस मेथड में हम कोई वैल्यू भेजते हैं? नहीं सर। नहीं। बट जब भी हम उसको रन करते हैं, क्या हम उससे कोई वैल्यू हमें वापस मिलती है? यस सर। यस सर। मिलती है इंट वैल्यू। तो मतलब कि ऐसा लॉजिक अगर हमें लिखना है अपने मेथड के अंदर जो किसी एक्सटर्नल वैल्यू पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, बट मेथड के अंदर हम प्रोसेस करके जिसने कॉल किया उसको कुछ वैल्यू दें। व्हेन वी नीड नॉट टू सेंड एनी वैल्यू टू द मेथड भी लिख देते हैं, टू द मेथड, बट वी एक्सपेक्ट सम रिजल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अपना नेक्स्ट इंट मेथड इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? नो पैरामीटर और रिटर्न वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैनर क्लास में बिल्कुल ऐसा ही होता था, हम लिखते थे ऐसा नहीं, ऐसे लिखते थे इंट ए इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। देखो आप थोड़ा रिलेट करो, इंट ए इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ देखो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू पी डॉट टेस्ट 3। वही काम हो रहा है, हमारे p मेथड का test3 a प्लस बी रिटर्न कर रहा है। इसी तरह स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूजर से लिए हुए इनपुट को हमें रिटर्न करता है। तो ये अच्छा एग्जांपल है। चलिए, ये हो गया हम लोग का 3 मेथड। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको हमने कहाँ होल्ड किया? एक वेरिएबल में होल्ड किया एंड देन उसको प्रिंट किया। मतलब ये हो गया मेरा बॉटल, बॉटल में से हमने उसको एक वेरिएबल में, एक ग्लास में निकाला, बॉटल में से जूस को एक ग्लास में निकाला और उस ग्लास से फिर पी लिया। डायरेक्ट बॉटल से पीना हो तो एक ग्लास का खर्चा बच जाएगा, मतलब एक वेरिएबल का खर्चा बच जाएगा। वो कैसे होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेथड से वैल्यू आ रही है और उस आ रही वैल्यू को मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में होल्ड करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट सिस आउट में भी कर सकता हूँ। कैसे? देखो ऐसे, सिस आउट रिजल्ट इज इक्वल टू यहीं में मैं प्लस लगा के RES डाल देता था, RES ना डाल के यहीं पे मेथड कॉल कर लो भाई साहब। अब ये कैसे काम करेगा? ये कुछ ऐसे काम करेगा कि ऊपर से कंट्रोल आएगा। अब सिसआउट में सबसे पहले ये वाला चलेगा p.test3, मतलब ऐसा होगा, प्रिंट क्या होगा? रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर आएगा, अब ये तो भाई प्रिंट कैसे होगा? ये तो मेथड कॉल हो जाएगा। तो p से गया टेस्ट क्लास पे, डॉट से गया अंदर, test3 कॉल किया और रिटर्न हुआ 30। तो p प्लस test3 किस में बदल गया? रिजॉल्व होके 30 में।
तो प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट इक्वल टू 30। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि मतलब हमने क्या किया, बॉटल से ग्लास में नहीं डाला, डायरेक्ट पी लिया, डायरेक्ट प्रिंट कर लिया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी आप ध्यान रखें कि कल को हम कोड के लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए हम ऐसे तरीके भी इस्तेमाल करेंगे। ये वाला समझ में आया सबको तरीके? बताएं भाई, क्लियर है? Yes, sir. ये सर। तो यहाँ पे हम ये दोनों एक लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से चलो, ये ठीक है। 3 तरीका हमने आपको बताया कि एक कांस्टेंट भी, एक वेरिएबल भी, एक एक्सप्रेशन भी आप रिटर्न कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने चौथे मेथड पे, जो कि है हमारा जिसमें पैरामीटर भी हो एंड रिटर्न भी हो। ये बहुत यूज़ होता है पैरामीटर और रिटर्न वाला। मतलब मान लीजिए हम एक ऐसा मेथड बनाते हैं जिसको हम 3 वैल्यू देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको वो तीनों वैल्यू दें तो वो मुझे उनका सम करके दे दे। काइंड ऑफ किचन में हम सारी सब्जी मसाले सब कुछ ला के देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्मा गर्म खाना बन के आ जाए। सो जहाँ भी ऐसा नीड हो, ठीक है, जहाँ भी ऐसा नीड हो कि आप ऐसा लॉजिक लिखना चाहते हैं जो किसी एक्सटर्नल डेटा पे डिपेंडेंट हो और उस लॉजिक के बाद आप कुछ रिजल्ट भी देना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ होगा देखो, पैरामीटर भी बनाना है, रिटर्न भी रखना है। तो मैं पब्लिक रिटर्न क्या करें भाई, हम इंट कर लेते हैं। चलो पब्लिक इंट, मेथड का नाम test4 एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 वैल्यू, इंट a कॉमा इंट b कॉमा इंट c एंड देन हमने रिटर्न कर लिया a प्लस b प्लस c। तो ये मेथड एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्या? एडिशन ऑफ 3 वेरिएबल, सम ऑफ 3 वेरिएबल, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हम 3 वेरिएबल का सम यहाँ पे कर रहे हैं, 2 वेरिएबल का सम यहाँ पे कर रहे हैं जो कि सेल्फ कंटेन्ड डेटा है, बाहर से नहीं आ रहा है। ऊपर में आप देखेंगे कि 5 का टेबल किसी भी बाहरी डेटा का बाहरी नंबर का टेबल प्रिंट करने का लॉजिक यहाँ पे है और एक कांस्टेंट 5 का टेबल प्रिंट करने का लॉजिक यहाँ है। क्या हम इसको मॉड्यूलैरिटी नहीं बोल सकते? क्या आपका कोड अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है? बताइए। एक काम यहाँ पे किया गया, स्टडी रूम, दिस इज योर हॉल, दिस इज योर बेडरूम एंड दिस इज योर बाथरूम, है ना? मॉड्यूलैरिटी नहीं हो गई अलग अलग? बताइए, कोड आपका वेल स्ट्रक्चर में सेपरेट हुआ या नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं मेथड का बेनिफिट सब लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, और ये जितने भी आप मेथड आपने बनाए हैं, इन सारे मेथड को यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। 5 का टेबल मुझे 10 बार चाहिए ना, मैं सिर्फ test1 को 10 बार कॉल कर लूँगा। सो ये मेथड के बेनिफिट हैं। तो चौथा मेथड बड़ा काम का है हमारा, भाई काम के तो सारे हैं, सब यूज केस पे डिपेंड करता है। सो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, when your logic return something and dependent on and process on, लिखूंगा, and process on external data। ठीक है, when your logic returns something and process on external data, कुछ external data पे process करके अगर रिटर्न कर रहा है तो आप बनाएंगे कौन सा मेथड? पैरामीटर वाला भी और रिटर्न वाला भी। तो अब ये बड़ा अच्छा हो गया, जब भी मुझे 3 नंबर का सम निकालना होगा मेरे पास मेथड है, मैं कॉल कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला कमेंट कर लेता हूँ, सारा कोड ऊपर का कमेंट कर लिया मैंने। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, थोड़ा यहाँ पे करते हैं साइड में। ये हो गया एंड ये हो गया, एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पी से गए क्लास के, फिर डॉट से गए अंदर, एंड देन test4
एंड 4 वैल्यू 10, 20, 30, तो रिटर्न मिलेगा मुझे 60। तो डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो सिस आउट में लिखोगे तो, और अगर वेरिएबल में डालना चाहते हो तो तरीका है वेरिएबल में इस तरह से डाल के एंड आप क्या कर लें, रिजल्ट प्रिंट कर लें लाइक दिस। ठीक है ना, 60 आ गया। तो इस तरीके से हमने ऐसा मेथड बनाया जो वैल्यू लेता भी है और हमें कुछ देता भी है, पैरामीटर एंड रिटर्न बोथ। ठीक है, चलिए पहले अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं इधर पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह हम इसको भी ऐड कर लेते हैं आपके नोट्स में। अब इसकी आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, इस पे आप चाहो तो एक कैलकुलेटर भी बना सकते हो। ठीक है, इस पे एक टास्क मैं आपको दे देता हूँ एक कैलकुलेटर बनाने का। आपको करना क्या है, मैं एक टास्क देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। ठीक है, पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 क्रिएट अ मेन्यू with infinite loop and a break condition। ये कैसे बनेगा मालूम है आपको, इनफाइनाइट लूप वाला मेन्यू जिसमें 5 दबाने पे मेन्यू रुक जाए, वाइल ट्रू वाला कंडीशन है सर। वाइल ट्रू वाला। बाकी लोग को पता है ना, बनवाया था हमने प्रोजेक्ट में। Yes, sir. तो पहले Yes, sir. हाँ, पहले तो आप वो कर लेंगे। अब बस चेंज क्या करेंगे आप, बस आपको चेंज ये करना है कि जहाँ पे हमने ये बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट में, जहाँ पे हमने ये किया था प्रेस 1 2, ये इसको बस आप चेंज कर लेंगे। ऐड एम्प्लॉय नहीं होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन ये होगा। मैं इनफैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब वो करना क्या है, देखिए आपको मेन्यू बस थोड़ा सा बदल देना है। मेन्यू में लिख कुछ बस ये कर देना है कि प्रेस 1 पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है, प्रेस 2 पे आपको करना है सब्सट्रैक्शन, 3 पे आप मान लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लो 3 पे, एंड 4 पे कर लो डिवीजन। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब जैसे ही आप चॉइस की वैल्यू 1 लोगे, चॉइस की वैल्यू जैसे ही 1 लोगे, ठीक है, तो 1 लेने पे मान लो आपने ऐसा किया, मैं इससे लिख देता हूँ, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। आपने मान लो लिया 1, तो 1 जैसे ही लोगे ऐसा आना चाहिए, एंटर नंबर 1। ठीक है, आपने लिया 10, फिर आना चाहिए एंटर नंबर 2, आपने लिया मान लीजिए 20। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब ये आप कहाँ लिखोगे बताओ, एंटर चॉइस वाला ये काम कहाँ करोगे आप, लिखोगे स्विच में सर। हाँ, ये तो मान लो ऊपर ही रहेगा ना, यस सर, ये सबसे ऊपर रहेगा। हाँ ये तो इसके साथ ही रहेगा। और फिर ये वाला, सर मेथड कॉल तो केस में करवाएंगे ना सर वो। हाँ 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 हाँ, मेथड केस में कॉल कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका केस 1 में। तो केस 1 में एंटर नंबर 1 10, एंटर नंबर 2 20, मतलब केस 1 में आपको स्कैनर क्लास बनानी होगी। केस 1 में सर के वो जो मेथड कॉल रहेगी एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, ये तो अलग से एक क्लास बनाएंगे, उसमें जो मेथड के अंदर ये डाल देंगे, फिर केस 1 में कॉल करवाएंगे मेथड को। देखिए एंटर नंबर पहले ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सारे मेथड के अंदर अगर आप स्कैनर क्लास बनाओगे तो 4 स्कैनर क्लास बनेगी, हाँ ये तो है ना। तो आप स्कैनर ऊपर ही ले लो, यहीं स्कैनर कहीं यस ऊपर ही सर, बना यस लेना, सर, ठीक। स्विच के भी ऊपर स्कैनर बना लेना, क्योंकि आपको पता है कि क्लास हम एक बार बना के उसके मेथड बार बार चला सकते हैं, यस सर, यस सर। है ना। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट स्कैनर, ऊपर कहीं स्विच के ऊपर कहीं भी स्कैनर क्रिएट कर लेना, क्रिएट स्कैनर। फिर केस 1 में आप नंबर 1 लिए, नंबर 2 लिए। अब आपको क्या करना है, यहीं पे मेन काम है। अब आपको केस 1 में ये नहीं कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये नहीं करना है SOP नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये नहीं करना है। बल्कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास का मेथड कॉल करना है। तो कैलकुलेटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट ऊपर ही बना लेना है स्विच के, ताकि आप उसको भी रीयूज़ करो बार बार।
तो क्रिएट कैलकुलेटर क्लास। क्रिएट कैलकुलेटर क्लास मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेटर सी इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, जैसे आप स्कैनर बनाते हो, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी डॉट एड, और आप उसमें नंबर 1 पास करेंगे और नंबर 2 को भी पास करेंगे, और सी डॉट एड विल रिटर्न यू अ रिजल्ट इंट रिजल्ट, एंड आप इस रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, SOP इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेटर का कोड है वो एक अलग कैलकुलेटर क्लास में होगा, और आपका जो मेन्यू वाला लफड़ा है वो लॉन्च क्लास में होगा, तो मॉड्यूलैरिटी हो जाएगी, कोड आपका वेल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ख्याल रखना कि आप नंबर 1 और नंबर 2 जो ये है, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 जो है इसको आप फ्लोट वैल्यू ले लेना, ठीक है, इसको फ्लोट वैल्यू ले लेना, या इंट वैल्यू नहीं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, ऐड में तो कोई फ्लोट वैल्यू लेने की नीड नहीं, लेकिन मान लो किसी को डेसिमल वाला ऐड करना है तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस सर। हाँ, तो फ्लोट ले लेना, चलो ठीक है, आप इसको दोनों को फ्लोट ले लेना, और दोनों का फ्लोट का सम फ्लोट आएगा तो फ्लोट रिजल्ट कर लेना एंड प्रिंट मार देना। तो जैसा हमने केस 1 का आपको हिंट दे दिया है कि आपको टॉप पे मतलब आई एम सेइंग कि यहीं ऊपर में आप यहाँ क्रिएट कर लेना, यहाँ ऊपर में वाइल के ऊपर, क्योंकि वाइल के अंदर करोगे तो बार बार आपकी क्लास मेमोरी में लोड होगा, ठीक है। तो हमेशा हम क्लास एक ही बार क्रिएट करते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। आप देखो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस मेथड कितनी बार क्रिएट किया है, एक ही बार, पर यूज़ कितनी बार किया, 1 2 3 4 बार यूज़ किया है। इसीलिए आप जो भी आपके कैलकुलेटर क्लास क्रिएट करनी है, उसका सिंटैक्स जो क्रिएट करना है, जिसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोलते हैं, आप ऊपर ही कर लेंगे वाइल के, स्कैनर भी यहाँ ऊपर ही कर लेंगे, और देन बाकी काम हमने जैसे बताया आपको, केस 1 में आपको 2 नंबर लेना है और कैलकुलेटर क्लास में भेजना है और फिर रिजल्ट लेकर के आना है। हो जाएगा ये काम? यस सर। तो ये यस सर। हाँ, तो ये टास्क अगर आप करते हैं अच्छे से तो आपको बेनिफिट कब होगी, प्रोजेक्ट में। चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा एक टास्क हमने आपको दिया था, उसको आओ पकड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से छूटा हुआ है। कहाँ गया यार, एक टास्क हमने आपको दिया था, ये वाला, ये हम लोग आई थिंक हमने आपको पहला टास्क दिया था, तो मैं इसको टास्क 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। और ये जो हमने आपको दिया है ये अपना दूसरा टास्क है, टास्क 2। चलो टास्क 1 का सॉल्यूशन करते हैं। किसी से नहीं हुआ ना ये, कि हुआ था? कोई हमको सॉल्यूशन भेजा ही नहीं ग्रुप में। तो सॉल्यूशन 1, ठीक है, टास्क 1 का सॉल्यूशन, या टास्क 1 ही लिखते हैं, ठीक है, टास्क 1 सॉल्व। चलो, कैसे सॉल्व होगा ये, मेरे को टास्क मैंने ये दिया था कि एक नंबर 1 लेना है यूज़र इनपुट, एक नंबर 2 लेना है यूज़र इनपुट, और आउटपुट आना चाहिए उस पहले नंबर से दूसरे नंबर तक के सारे का सम, इस तरीके के फॉर्मेट में। बहुत आसान था वैसे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते आप लोग तो हो जाता था ये। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखिए, कोड हमने सारा ऐड दे दिया आपको, तो मैं ये सब क्लीन कर लेता हूँ और ये पूरा हटा लेते हैं। चलो भाई साहब, सबसे पहले यूज़र इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास के पास जाना पड़ेगा। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, एंड हम करेंगे सिस आउट एंटर नंबर 1, ठीक है, एंड नंबर 1 इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। फिर इसी तरह आप कर लें, नंबर 2 को ले लें, नंबर 2, ठीक है, तो 2 नंबर ले लिया हमने। एलएन हटा लेते हैं, सामने सामने नंबर आ जाएगा हमारा। चलो, अब मुझे क्या करना है, दोनों नंबर जो लेंगे उसमें ये पहले देखना है कि नंबर 1 मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर 2, ऐसा ही था कुछ क्या? अच्छा, मस्ट बी लेस देन, नंबर 1 हमेशा नंबर 2 से लेस देन होना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे, इफ लगा दो, इफ नंबर 1 लेस देन नंबर 2,
तभी मुझे लॉजिक लिखना है, अदरवाइज हम लिख देंगे ट्राई अगेन, एल्स सस आउट, या कुछ भी ऐसा मैसेज दे दो, नंबर 1 मस्ट बी लेस देन नंबर 2। नंबर 1 हमेशा नंबर 2 से छोटा होना चाहिए, ये आपने गलती करी है। चलो अब नंबर 1 अगर नंबर 2 से छोटा है, मान लो नंबर 1 सपोज कर लो, हम सपोज कर लो 10 लिए हैं, और नंबर 2 सपोज कर लो हमने लिया है 16, तो मुझे 10 से 16 का सम निकालना है। तो 10 से 16 का, 10 का भी 11 12 13 14, मतलब 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, मतलब मुझे 10 से 16 तक जाना है। तो मैं लूप लगा लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मैं शुरू करूँगा 10 से, मतलब नंबर 1 से, एंड जाऊँ कहाँ तक, 16 तक, मतलब नंबर 2 तक, लेस देन इक्वल टू नंबर 2 एन आई प्लस प्लस, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो नंबर 1 से नंबर 2 तक ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा बताइए? 10 से 16 तक चलेगा, 16 को भी हाँ, इंक्लूड 10 करके। 11 12 13 14 15 16। अब पहले सम निकालने का लॉजिक समझ लीजिए। मैं एक सम निकालने का लॉजिक ये होता है कि एक पहले आप खाली वेरिएबल बना लें, इंट सम इज इक्वल टू 0। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया है, इसलिए आप 0 रख दें। अब अगर मैं ऐसा करूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम का वैल्यू कितना होगा इनिशियली जब लूप पहली बार चलेगा? 0 होगा, 0 होगा। 0 और आई की वैल्यू कितनी होगी जब लूप पहली बार चलेगा? 10 10। तो 0 प्लस 10 10, तो सम की वैल्यू हो गई 10। अब लूप जब दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। 11। और सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? नहीं सर, आई की वैल्यू होगी, हाँ हाँ 11 11 हुई, होगी। और सम की वैल्यू 10 थी। हाँ, आई 10 की थी, वैल्यू 11 हो सम की जाएगी। वैल्यू 10 हो गई, चलो मैं लिखते और चलता सम हूँ। की वैल्यू 10। देखो, म्यूट कर लें आप लोग। देखो कैसे होगा। सबसे पहली बार जब लूप चलेगा, व्हेन आई इज इक्वल टू 10, तो सम की वैल्यू होगी 0 प्लस आई, मतलब 0 प्लस 10, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, सिंपल। और जब लूप दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 11। आई की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सम इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को रिजॉल्व नहीं करते, उसमें तो वैल्यू जाती है, राइट हैंड साइड को रिजॉल्व करते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम, अब सम 0 नहीं हो चुका था, पहले सम हमारा 10 हो चुका था, तो 10 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 11। तो सम की वैल्यू हो गई आपकी 10 प्लस 11 21। आई की वैल्यू पे आ गए 12। आई की वैल्यू 12 पे होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 21, और आई की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12। तो ये हो गया सम इज इक्वल टू 21 प्लस 12 43, नहीं सॉरी 33। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू हो गया 13। तो सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू हो गई 33, आई की वैल्यू कितनी है करेंटली? 13, तो हो गया सम इज इक्वल टू 33 प्लस 13 46। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू 14 होगा, सम इज इक्वल टू 46, क्योंकि सम 46 हो चुका था, 46 प्लस 14, तो ये हो गया सम इज इक्वल टू 46 56 4 60 60 हो गया। ठीक है, देन और आगे जाएंगे हम। आई इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो होगा सम, यार हमने इसमें कुछ गलत लिखा था क्या? 14 तक ही लिया था, इसमें हमने एग्जाम्पल में 16 तक लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं 16 तक, तो 16 तक देखते हैं कितना आता है। तो पहले कितना हो गया? 60 प्लस आई की वैल्यू कितनी है करेंटली? 15, तो ये हो गया सम इज इक्वल टू 60 70 75। अब लास्ट ये आई इज इक्वल टू कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ध्यान रहिए लूप 16 तक चलेगा, 17 पे नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर 2 की वैल्यू 16 है। तो 16 पे जब जाएंगे तो सम की वैल्यू, सम प्लस आई, सम 75 हो चुका था, लास्ट वैल्यू सम की 75 थी, तो सम प्लस आई जो कि करेंटली 16 है,
तो ये हो जाएगा 75 85 91 नहीं 91 हो जाएगा 91 91 75 85 हाँ 91 करेक्ट हो गया। अब लूप चलेगा नहीं तो सम की वैल्यू 91 रह जाएगी। अब प्रिंट कहाँ करेंगे, लूप के अंदर प्रिंट करेंगे, बार बार प्रिंट होगा, तो लूप के बाहर आप सेस आउट कर दे सम को, तो ये हो गया आपका 91। देखिए नंबर 1 हमने ले लिया 10, नंबर 2 ले लिया 16, 91 आ गया। बट आउटपुट ये नहीं चाहिए था मुझे, 10 + 11 + 12 प्लस अप टू 16 तक ऐसे चाहिए था। तो सम आ गया ना तो बाकी सब हो जाएगा। कैसे, देखो आई की वैल्यू हम जान रहे 10 से 16 तक जा रही है, तो अगर मैं सिस आउट कर दूं मैं बिना ln के आई को, सिस आउट कर दूं मैं बिना ln के आई को, तो कैसा आएगा देखिए 10 + 11 + 12 चपका हुआ आएगा। ये थोड़ा ऊपर करते हैं कंसोल, एक काम करते हैं राइट साइड में कर लेते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं इधर, ठीक है ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लॉजिक है। तो नंबर 2 हमने लिया 10, लिया हमने 16, ये देखिए 10 + 11 + 12 प्लस नहीं आया, 10 से लेके 16 तक प्रिंट हुआ है आई से, यस सर। और फिर जब लूप बंद हो गया तो ये इसने प्रिंट कर दिया 91, तो 91 इतना तो हम पहुंच गए। अच्छा 91 के पहले इक्वल टू लगा दिया जाए, चलिए तो डबल कोट कीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए और प्लस कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा भाई, अब इक्वल टू आ जाएगा, ये अच्छी चीज़ है, 10 16 इक्वल टू आ गया। अब बस प्लस ही तो जोड़ना है बीच में, कौन सी बड़ी बात है। हर आई के बाद, हर आई की वैल्यू के बाद प्लस, 10 के बाद प्लस, 11 के बाद प्लस, तो हर आई के बाद प्लस जोड़ना है, तो सिस आउट कर दीजिए प्लस को, ln हटा दीजिए क्योंकि न्यू लाइन नहीं चाहिए तो सबके बाद प्लस आ जाएगा। बट एक गड़बड़ भी होगी, वो गड़बड़ बस रिजॉल्व करें काम हो जाएगा। 10 16 देखिए 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +, बट 16 के बाद प्लस नहीं डालना था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक आई के बाद प्लस आएगा, आई जब 10 होगी फिर प्लस, 11 होगा फिर प्लस, तो 16 के बाद प्लस नहीं करना था। तो बताइए प्लस प्रिंट कब नहीं करना है, 16 पे 16 पे नॉट ऑपरेटर यूज हो जाएगा। हम यहाँ लगा देंगे इफ जब आई की वैल्यू 16, तो यार कांस्टेंट वैल्यू, हम बोले कि नंबर 2 की वैल्यू पे, हाँ लेस देन num2 रहना चाहिए सर। लेस देन नहीं, लेस देन num2 तो फिर किसी पे प्रिंट नहीं होगा, इक्वल टू num2। यस सर, इक्वल्स टू हाँ जब num2 है तो प्रिंट मत करो, या मैं बोलूं कि जब नंबर 2 नहीं है तो प्रिंट करो, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। यही तो लगा रहे थे, नॉट लगा रहे थे इसलिए मैंने बोला ठीक। अच्छा इसलिए बोले थे, हाँ तो वो लेस देन नहीं होगा ना, लेस देन थोड़ी हाँ फिर भी है, नहीं होगा, इक्वल्स टू होगा सर, नॉट इक्वल टू। तो हमने क्या बोला, जब आई की वैल्यू नंबर 2 के बराबर नहीं है, 10 पे नंबर 2 के बराबर नहीं है, 11 पे नहीं है, 12 पे नहीं है, 13 पे नहीं है, 10 से 15 तक आई की वैल्यू नंबर 2 के बराबर नहीं है, तो करो ना धड़ल्ले से प्रिंट। 10 नॉट इक्वल टू नंबर 2, यस प्रिंट होगा। 11 नॉट इक्वल टू नंबर 2, यस प्रिंट होगा। पर 16 नॉट इक्वल टू नंबर 2, नहीं यार 16 इज इक्वल टू नंबर 2, तो 16 पे प्लस प्रिंट नहीं होगा। सी हो गया, लॉजिक बन गया आपका। 10 और 16 कीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, अब आप 10 16 लीजिए, हो गया। तो ये था आप लोग का टास्क जो हमने आपको उस दिन दिया था। इसको प्रैक्टिस करें बाकायदा, बिना वीडियो देखे, बिना सॉल्यूशन देखे, आप अपने से एक बार करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एंड बाकी रहा ये वाला टास्क, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टास्क। और देन हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो मेथड को हम अपने प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट पहले हम चाहेंगे कि मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये वाला टास्क बनाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी के लिए आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।